नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 4 राज्यों के चुनाव भी लोकसभा के साथ हुए। ये 4 राज्य हैं, एक आपका उड़ीसा, एक आंध्र प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश, एक सिक्किम। इन 4 राज्यों में से अब आप अगर ये पूछें कि कांग्रेस की सरकार कहाँ बनने जा रही है, तो जवाब है कहीं भी नहीं। आंध्र प्रदेश में उसका खाता खुल जाए, बहुत है। उड़ीसा में भी उसका बहुत बुरा हाल है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी, बीजू जनता दल के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों को ही ये शो किया जा रहा है कि 60 से 80 के बीच में सीटें आ सकती हैं, यानी किसी के पक्ष में भी पलड़ा झुक सकता है। छठी बार नवीन पटनायक भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वो सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं, एक सिक्किम का, एक अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को थंबिंग मेजॉरिटी मिली है। अधिकांश सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं और पेमा खांडू फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है, नतीजे आ गए हैं। सिक्किम में जो वहाँ की लोकल पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उसको एक तरफा जीत मिली है। जो विधानसभा है वहाँ की 32 सीटों की है, 31 सीटें एसकेएम को मिली हैं और एक सीट जो है वो दूसरों के खाते में गई है। ये नतीजे क्या बताते हैं? मैं डिटेल में भी आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में। देखिए, अरुणाचल में और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में एसवाईआर कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री थे। उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका नतीजा हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जो अब तक एग्जिट पोल आए हैं और जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसका जो एग्जिट पोल आया है रविवार को, उसमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जगन मोहन रेड्डी की विदाई होने जा रही है और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में टीडीपी और बीजेपी सरकार वहां सत्ता में आने जा रही है। यानी 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल सत्ता में वापसी कर रहे हैं और एक राज्य में एक क्षेत्रीय दल जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, वो वहां सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। अब मैं आपको डिटेल बता दूं थोड़ा सा, इसके बाद हम आएंगे उस मुद्दे पर जिसके लिए आज मैंने ये प्रोग्राम किया है कि क्या राहुल गांधी के कांग्रेस और राजनीति से ब्रेक लेने का समय आ गया है। अभी 21 मई को ही प्रशांत किशोर ने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा था कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी अपनी विफलता को स्वीकार करें, अपनी नाकामी को स्वीकार करें, क्योंकि 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी राहुल गांधी ही कांग्रेस के केंद्र बिंदु थे, अध्यक्ष चाहे कोई हो। 2019 से पहले उनकी माताजी अध्यक्ष थी, 2019 के चुनाव में खुद राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन कमान तो राहुल गांधी के ही हाथ में रही है। तो अगर कांग्रेस उनके नेतृत्व में लगातार विफलता हासिल कर रही है, लगातार उसको नाकामी मिल रही है,
तो राहुल गांधी को क्या कांग्रेस का अब पिंड छोड़ देना चाहिए? इस पर चर्चा करेंगे। तो जरा एक नजर डाल लेते हैं जो 4 विधानसभा 4 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके नतीजों पर और एग्जिट पोल के अनुमानों पर। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, 88 चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए। और वहां जो एग्जिट पोल आए हैं, इसकी मतगणना भी 4 जून को यानी कल होने वाली है। सत्ता परिवर्तन के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को 45 से 60 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं और टीडीपी बीजेपी गठबंधन को 111 से 135 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कोई एक सीट दे रहा है और अधिकांश जो एग्जिट पोल आए हैं वो एक सीट भी नहीं दे रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस के पास जो विधानसभा अब समाप्त होने वाली है, इसमें 146 का विपुल बहुमत था। 175 में से 146 सीटें उसके पास थी और टीडीपी के पास केवल 18 एमएलए थे। एक सीट जो है वो जनसेना के पास थी, 10 सीट खाली थी। यानी पिछले सदन में भी कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं थी, शून्य सीट थी और जो आने वाली विधानसभा है, इसमें भी कांग्रेस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। उड़ीसा की अगर हम बात करें, जहां बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक 2004 से ही मुख्यमंत्री हैं और लगातार जीत रहे हैं, उन्हीं की सरकार बन रही है 2004 के बाद से। तो ये छठी बार सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन रहा है। बीजेडी की जो 16वीं विधानसभा में सीटें थी जो अब खत्म हो रही हैं, 108 थी और बीजेपी की कुल 22 सीटें थी। कांग्रेस की 9 सीटें थी, सीपीएम की 1 थी, निर्दलीय 1 था और यहाँ 147 सदस्यीय विधानसभा है। एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है उड़ीसा पर, उसका कहना ये है कि बीजेडी को 62 से 80 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा लूप है, बहुत बड़ा गैप है, लेकिन उसने एक एहतियात बरतते हुए संख्या दी है और उसका कहना है कि बीजेपी को भी 62 से 80 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस 5 से लेकर के 8 सीटों पर सिमट सकती है। बीजेपी को सीधे सीधे उड़ीसा में 48 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेडी को 42 सीटों का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस को भी 4 सीटों का वहां नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी और बीजेडी दोनों को ही 42% वोट शेयर मिलने के आसार बताए गए हैं और कांग्रेस को 12%। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिला है, बल्कि 32 के सदन में 31 सीटें मिल गई हैं। वहां तो सरकार बनाने के लिए केवल 17 सीटों की जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का दबदबा कायम है, उनकी लोकप्रियता कायम है। कितनी कायम है कि वहां जो पूर्व मुख्यमंत्री है पवन कुमार चामलिंग, 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। एक तो वो सोरेंग चाकुंग से लड़े थे और एक रेनॉक से लड़े थे तमांग जिले में, दोनों से वो चुनाव हार गए।
और ये मौजूदा मुख्यमंत्री 2 जगह से लड़े और दोनों जगह से ही चुनाव जीत गए। ये ये जो जीते हैं ये सोरेन चाकुंग से और रेनॉक से जीते हैं और चामलिंग जो हारे हैं वो पोकलोक, कामरांग और नामचेबुंग से हारे हैं। पहले मैं गलत सीटें बोल गया था। और जो भारत के फुटबॉल के पूर्व कप्तान हैं बाईचुंग भूटिया, वो टेलीविजन चैनलों पर भी काफी छाए हुए थे एक दौर में, वो भी बारफुंग से हार गए हैं। और इनकी पत्नी तमांग की पत्नी जो है उसने बड़ी जीत दर्ज की है नामची सिंगी थांग से। तो सिक्किम में एक क्षेत्रीय दल जीत गया है, वहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई सीट वहां से नहीं मिली है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए बीजेपी की एक तरफा जीत है। वहां पर बीजेपी को 46 सीटें मिली हैं और एनपीपी को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 1 सीट नसीब हुई है, अदर्स को 8 सीटें मिली हैं। मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली विधानसभा के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा मिली हैं। एनपीपी जितनी पिछली विधानसभा में थी उतनी ही इसमें है। कांग्रेस की 4 थी, अब 1 सीट उसकी आई है, यानी 3 घट गई हैं। और जो अदर्स थे जिनमें निर्दलीय और छोटी मोटी पार्टियां, उनकी 10 सीटें थी, वो घट करके 8 रह गई हैं। पेमा खांडू फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, दोरजी खांडू। उनकी एक हेलीकॉप्टर हादसे में डेथ हो गई थी। उसके बाद ये पेमा खांडू राजनीति में आए, कांग्रेस की ही राजनीति शुरू की थी। इनके पिताजी भी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, 2007 से 2011 के बीच में रहे और 2011 में ये पहली बार विधानसभा के सदस्य बने पेमा खांडू। और बाद में 2014 में जो तब के मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में ये शामिल हुए, नवाब तुकी की सरकार में। लेकिन एक बगावत हुई उस सरकार के खिलाफ और बगावत हुई कलिखो पुल्की के नेतृत्व में। और ये भी पहले उनके गुट में थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इनको मनाया, विधायकों को मनाया, इनको 37 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन 2016 में ये पीपीए में शामिल हो गए और 40 एमएलए के साथ शामिल हुए। लेकिन वहां भी इनकी बात नहीं बनी और फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत मिला तो बीजेपी ने इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो वहां काम किए हैं उसी का नतीजा है कि निरंतरता में अब ये फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको याद होगा अभी दिसंबर 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। यानी 2023 दिसंबर तक राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। और उस समय का जरा वातावरण याद करिए, जो दिल्ली का इनका पूरा इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस और वामपंथियों का समर्थक मीडिया है, उसने किस तरह की आबो हवा बना रखी थी कि राजस्थान में भी कांग्रेस वापसी कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी वापसी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है। इस तरह का माहौल इन्होंने यहां बना करके रखा हुआ था। लेकिन वास्तविकता क्या थी? जब रिजल्ट आए तो पता चला कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी तो पहुंच गई
115 सीटों पर और कांग्रेस रह गई 70 सीटों पर। पिछले सदन में भारतीय जनता पार्टी की 73 सीटें थी और कांग्रेस की 100 सीटें थी, यानी कांग्रेस की 30 घट गई और भारतीय जनता पार्टी की 42 बढ़ गई। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि वहां तो कांग्रेस हार ही नहीं सकती है, कांग्रेस ही आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली 54 सीटें। 90 का सदन है, 54 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत हासिल किया। पूर्ण बहुमत से भी और 7 सीटें ज्यादा ले गई वो। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी केवल 15 पर सिमट गई थी। 68 सीटें लेकर के कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की थी जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे बीजेपी के। बीजेपी बुरी तरह हारी थी, केवल 15 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन दिसंबर 2023 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की बुरी गत हुई और वो 35 सीटों पर सिमट गई। 68 से घट करके सीधे 35 सीटों पर आ गई, यानी 33 सीटें उसकी घट गई। तो ये हाल हुआ इनका दिसंबर 2023 में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो भाई मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने झंडे गाड़े और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश में ये लोग कह रहे थे कि साहब इसमें तो आप तय मानिए कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी कांग्रेस के खिलाफ और लोगों में रोष है और वो फिर से कांग्रेस को लेकर के आ रहे हैं। याद करिए कमलनाथ और प्रियंका गांधी वाड्रा कैसे मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 230 का सदन है। जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी जीत गई 163 सीट। 109 सीटें थी पिछले सदन में। बाद में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के एमएलए टूट करके आए थे तो फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे, कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 54 सीटें उसमें और जोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी की थी पिछले सदन में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे 114 सीटें। इसकी घट गई 48 सीटें और ये रह गई 66 सीटों पर। कांग्रेस पार्टी, जिसकी पिछली बार 2019 में 2018 में लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों में सरकारें बनी थी। लेकिन आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर के लोकसभा की 65 सीटें बनती हैं। 29 मध्य प्रदेश में, 25 राजस्थान में, 11 छत्तीसगढ़ में। इन 65 में से कांग्रेस केवल 3 सीटें जीत पाई थी, केवल 3 सीटें, 2 छत्तीसगढ़ में और 1 मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा वाली। राजस्थान में सोपड़ा साफ हो गया, मध्य प्रदेश में भी लगभग सोपड़ा साफ था छिंदवाड़ा को छोड़ करके। तो जिन राज्यों में कांग्रेस जीत भी गई थी 2019 में, उनमें लोकसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो गया। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है अब कि भाई लोकसभा चुनाव की बात कर लो या किसी भी चुनाव की आप बात कर लो, विधानसभा चुनाव की आप बात कर लो, क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को जिता पा रहे हैं? और अगर नहीं जिता पा रहे हैं तो फिर बहाने क्यों तलाश करते हैं? हर चुनाव हारने के बाद ये या तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं या चुनाव आयोग के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जब आप हिमाचल में जीतते हैं तब तो ईवीएम ठीक रहती है, जब आप तेलंगाना में जनादेश प्राप्त करते हैं, सरकार बनाते हैं, तब भी ईवीएम ठीक रहती है, कर्नाटक में आप जीते हैं, वहां सरकार बनाए तो भी ईवीएम ठीक है। जब आप हारते हैं तभी ईवीएम में खराबी है और चुनाव आयोग में खराबी है।
अभी 21 मई को प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू आया था इंडिया टुडे पर, आज तक पर, और उन्होंने ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस और राहुल गांधी को लगातार नाकामी क्यों मिल रही है, विफलता क्यों मिल रही है, उनका कहना था कि 3 बड़े कारण मेरी समझ में आते हैं। एक है मानसिक अज्ञानता, दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि बौद्धिक आलस्य, और तीसरा कारण उन्होंने बताया था अहंकार। और ये 3 कांग्रेस की मूल समस्या है। उनका यह भी कहना था कि सुधार तब होता है जब किसी को ये एहसास हो कि कुछ कमी है और सुधार की जरूरत है। अगर आप ये मान ही नहीं रहे कि कोई कमी है, तो सुधार की तो फिर गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। उनसे पूछा गया था कि किन बदलावों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी समझ ही नहीं रही है कि किन बदलावों की जरूरत है, और ये भी समझ इनको नहीं है कि भारतीय राजनीति में इस समय चल क्या रहा है। या तो ये इससे अनभिज्ञ हैं, या जानबूझ करके उसको ओवरलुक कर रहे हैं। उनका कहना यह था कि साहब, लोग कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके प्रति क्या कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व को अज्ञानता है, यानी इन्हें जानकारी ही नहीं है, या ये इतने आलसी हो गए हैं कि सुधार करने की इच्छा शक्ति ही इनकी मर चुकी है। और ये जो अहंकार पैदा होता है किसी में, अब वो वंशवादी अहंकार कह लीजिए कि मेरे तो पढ़नाना, मेरी तो दादी, मेरे तो पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो हम तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते, हम तो गलती पे हो ही नहीं सकते हैं, हम में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। तो ये जो अहंकार है कि साहब हम में तो कोई कमी है ही नहीं, जनता में ही कोई गलती कमी है, कोई गलती है, और उसे जब एहसास होगा कि हम गलत कर रहे हैं कांग्रेस को वोट ना दे करके, तो वो हमारे पास ही आएगी, हमें वोट देगी। तो ये उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब जनता ही गलती मान ले कि भाई हम ही गलती कर रहे हैं, कांग्रेस तो कोई गलती कर नहीं रहे, राहुल गांधी तो कोई गलती कर नहीं रहे। उनका सीधा सीधा ये कहना था इस इंटरव्यू में कि 2014, 2019, 2024 तीनों में कांग्रेस के केंद्र बिंदु राहुल गांधी थे। अध्यक्ष कोई भी रहे हो, इनकी माताजी रही हो, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हो, या वो खुद रहे हो, लेकिन केंद्र बिंदु वो थे, फैसले वो कर रहे थे। और अगर उन्हीं के नेतृत्व में 3-3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है, बुरी तरह हार रही है, और राज्यों में भी चुनाव हार रही है, तब राहुल गांधी के लिए ये सही समय है कि वो भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन कांग्रेस से भी और राजनीति से भी ब्रेक लेने का फैसला करें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस समय जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, उस पर जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या नीचे जो लिंक दिए गए हैं वहां जाकर के भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।